नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में, एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ लिया है उत्प्रेरण के बारे में। तो जो उत्प्रेरण की जो क्रिया होती है, उत्प्रेरण की क्रिया का मतलब है कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब वो अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं। अपनों ने पढ़ा था धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, ये सारी बातें अपनों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक अलग प्रकार का उत्प्रेरक जो कि जैव उत्प्रेरक कहलाता है, उसकी बात करेंगे, जो कई बायोकेमिकल रिएक्शन में काम में आता है। उसका नाम है एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट। तो कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कई एंजाइम होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कई, जैसे केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा था और यहाँ पर अपनों ने लिया था आयरन उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक। तो इसी प्रकार से कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अपनी बॉडी में भी कई प्रकार के एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बात करें कि प्रोटीन, एंजाइम भी क्या है, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का जो है अपनी बॉडी में प्रथम स्थान होता है। ध्यान रखना, एंजाइम एक प्रोटीन है और प्रोटीन का अपनी बॉडी में, शरीर में प्रथम स्थान होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या बनती है, कोशिकाएं बनती हैं, और कोशिकाओं से अंग बनता है, कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। मतलब प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के निर्माण में, बॉडी के निर्माण में। प्रोटीन से कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। तो कई जैव रासायनिक अभिक्रिया है, वहाँ पर एंजाइम क्या काम में लिया जाता है, एंजाइम लिया जाता है। एंजाइम के कारण एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। जैसे कि मैं आपके सामने बात करूं कि C12H22O11, यह है सुक्रोज का सूत्र। किसका सूत्र है, सुक्रोज का। इसका जल अपघटन होगा तो जल्दी से कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो जाएगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज पाया जाता है यीस्ट में, है ना। यीस्ट एक पादप होता है, लाइक कवक जैसा। तो यीस्ट एक पादप होता है, तो यीस्ट में उपस्थित एक इन्वर्टेज एंजाइम है, वो इसका क्या करवा देगा, जल अपघटन करवा देगा। तो सुक्रोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक को ग्लूकोज कह रहे हैं, एक को फ्रक्टोज कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ग्लूकोज का भी C6H12O6 सूत्र है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 सूत्र है, लेकिन इनकी संरचना में अंतर आ जाएगा, है ना। इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग आ जाएगी। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। जब इनकी संरचना अपन देखेंगे तो उनमें ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको संरचना देखनी है तो बायोमॉलिक्यूल का मैंने ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना का एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल में जाके ढूंढ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। जैव अणु जो है बायोमॉलिक्यूल यूनिट है, वहाँ पर मैंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा रखा है। तो यहाँ पर बात करें कि सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, तो वहाँ पर जैसे अपनों ने रिएक्शन देखी थी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक लिया और अमोनिया बन रहा था। क्या बन रहा था, अमोनिया। तो यहाँ पर अपनों ने, यहाँ पर तो आयरन लिया, अब ये इसकी जगह क्या ले लिया अपने ने, जैव उत्प्रेरक, इन्वर्टेज एंजाइम लेने लग गए अपन। क्या लेने लगे, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम लिया, कहीं पे जाइमेज लेते हैं, कहीं पर माल्टेज एंजाइम लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग प्रकार की रिएक्शन के लिए काम में आते हैं, अभिक्रियाओं के लिए काम में आते हैं। जैसे अपनों ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था कि उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आयरन उत्प्रेरक यहाँ पे काम आ रहा तो हर अभिक्रिया के लिए अपन आयरन उत्प्रेरक ले लें, ऐसा नहीं होता। इस उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग उत्प्रेरक कैटलिस्ट काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्ट्स फैकल्टी पढ़ाने वाले के लिए, आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाने के वाले के लिए आर्ट्स फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, साइंस वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए साइंस फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है।
ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉमर्स फैकल्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जैसे कि हम आपके लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, तो हमारी संरचना संगठन में कोई चेंज नहीं हो रहा। हमने आपको पढ़ाया, आप क्लास 12 पास हो गए, अगली क्लास में चले गए, वापस हमारे पास क्या आएगा, अगली नई बैच आएगी, फिर क्लास 12 पढ़ेगी, फिर आगे चली जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम तो क्या कर रहे हैं, हम हमारी जगह पर ही हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। क्लास 12 पढ़ी, आगे बढ़ गई, फिर नए बच्चे आए, फिर उनको उत्प्रेरित किया, फिर वो आगे बढ़ गए, फिर नए बच्चे मिले, फिर उनको पढ़ाया, फिर वो आगे बढ़ गए। तो ये प्रोसेस हमारे साथ में चलती रहती है। तो उत्प्रेरक का काम भी यही है कि उत्प्रेरक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, वापस आयरन जो है वापस आगे काम में आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे, फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी उत्प्रेरक काम में आते रहते हैं। तो यहाँ बात करें डेफिनेशन की, तो ध्यान से पढ़िएगा कि एंजाइम उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट रहता है इनमें, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल का मतलब बड़े हैं, ठीक है, ब्रांच भी पाई जाती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो एंजाइम उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होंगे, जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये उच्च अणुभार वाले क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, उच्च अणुभार वाले क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन अणु है, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अगर कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये एक विषमांगी उत्प्रेरण का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण का, है ना। कोलाइडी विलयन बन रहा है तो वो जो है अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं है, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। और अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसको कहेंगे सममांगी उत्प्रेरण। तो अब ये तो कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो कोलाइडी विलयन बना रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं, कोलाइडी पार्टिकल अगर विद्यमान है उस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक विषमांगी उत्प्रेरण हो रही है। ठीक है, तो विषमांगी उत्प्रेरण यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक है। ये अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं एवं कई रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कौन सी होती है, विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, और एंजाइम किसका काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। कई केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उदाहरण। एक उदाहरण तो अपनों ने यही ले लिया है ना, एग्जाम्पल। यहां पे ये लिखेंगे कि यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है ना। यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का क्या हो जाता है, जल अपघटन होता है, और जल अपघटन होने पर आपको क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज चाहिए तो क्या चाहिए, इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए। और इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ से मिलेगा, यीस्ट में उपस्थित, यीस्ट एक खमीर नाम का पादप होता है, वहाँ से यीस्ट प्राप्त होता है। यीस्ट एक पादप है, एक तरह से यीस्ट एक प्रकार का पादप है जिसे खमीर भी कहते हैं। यीस्ट का नाम क्या है, यीस्ट को याद रखना, यीस्ट को क्या कहते हैं, खमीर कहा जाता है। खमीर एक पादप होता है, और ये यीस्ट जो है मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है। जो पाव रोटी बनती है उनको फुलाने का काम जो है यीस्ट के द्वारा किया जाता है। कई शराब बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग किया जा रहा, मतलब यीस्ट में क्या है, यीस्ट में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। वो एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे, कौन काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है। तो पाव रोटी बनाने में, कई प्रकार की शराब बनाने में इसका उपयोग होता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा आपने कि इन्वर्टेड एंजाइम द्वारा सुक्रोज जल अपघटित होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। इन दोनों को सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो इनको इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन्वर्ट शर्करा,
इनको इन्वर्ट शर्करा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, ये तो पहला कि इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज का जल अपघटन होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम। यीस्ट जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन करता है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये लिख रहा हूँ मैं C6H12O6, C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज ले सकते हैं या फिर आप फ्रक्टोज ले सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले सकते हो आप। क्या है, यीस्ट में उपस्थित कौन सा एंजाइम है, यीस्ट में उपस्थित जाइमेज, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, जाइमेज। तो शर्करा जो क्या कहते हैं, शराब को क्या कहा जाता है कि जाम पी लो यार भैया। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, शराब बन जाएगा। और कौन सी शराब बन रहा है भैया, एथिल अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर 2C2H5OH प्लस यहाँ पर लिखा मैंने CO2, 2C2H5OH प्लस क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, देखो रिएक्शन बैलेंस है, देख लेते हैं बैलेंसिंग। ये 2CO2 लिख दिया है ना, तो 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हो रहे, 2 और 2 दूनी 4। समझ में आ गई रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर दिख रही है इस रिएक्शन में। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना, कि जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन कर देता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन कर देता है, जाम बन गया, इसको कहते हैं जाम मतलब शराब। तो जाइमेज एंजाइम मतलब ट्रिक्स है ये कि यहाँ पर आपको इन्वर्टेज जाइमेज ये कन्फ्यूजन ना हो। इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर रहा, शर्करा का जल अपघटन करवा रहा है और क्या बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। यहाँ जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने पास है उससे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। कौन सा अल्कोहल बना है, ये एथिल अल्कोहल, इसको कहूँगा मैं एथिल अल्कोहल। समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी बातें। ठीक है, CO2 को तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको मालूम होगा। अब बात करते हैं जैसे डायस्टेज एंजाइम द्वारा, किस एंजाइम द्वारा, डायस्टेज एंजाइम द्वारा, तीसरा पॉइंट, डायस्टेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होता है, स्टार्च का जल अपघटन होता है और माल्टोज प्राप्त होता है, माल्टोज बनता है। देखो यीस्ट में उपस्थित, यहाँ पर भी यीस्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम, कौन सा लिया, डायस्टेज एंजाइम है ना, डायस्टेज एंजाइम। क्या ले रहे हैं यहाँ पर, स्टार्च। तो स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H10O5N, C6H10O5N। मतलब बहुत सारे ऐसे जो है स्टार्च में बहुत सारी यूनिट्स, ऐसी ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी रहती है आपस में ढेर सारी। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया H2O, NH2, यहाँ पे N लिख रहे हैं तो यहाँ पर NH2O लिख देंगे, समझना। तो ये क्या हो जाएगा, C12H22O11, माल्टोज। क्या कहते हैं इसको, माल्टोज बन गया। तो ये माल्टोज कैसे बना, स्टार्च का जल अपघटन हुआ, और स्टार्च का जल अपघटन हुआ तो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हुआ। चौथा, माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज का जल अपघटन होता है, माल्टोज का जल अपघटन होता है और ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो देखो माल्टेज एंजाइम, ये माल्टेज एंजाइम, ठीक है। माल्टोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है।
तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों ग्लूकोज यूनिट ही बन रही है। जब सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनता है, लेकिन यहाँ पर जब माल्टोज का जल अपघटन करवाते हैं माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है। तो माल्टेज एंजाइम द्वारा माल्टोज का जल अपघटन होता है और ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये चीज़ याद रखना। इसी प्रकार से आपको एक रिएक्शन और बता देते हैं। एक होता है यूरिएज एंजाइम। क्या होता है? यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया का सूत्र जो होता है देखो, NH2CO और NH2। NH2CO NH2 भैया किसका सूत्र है? यूरिया का सूत्र, याद रखना। ये क्या है? यूरिया का खाद आता है ना, यूरिया केमिकल खाद, उसको कहते हैं, उसका सूत्र है NH2CO NH2। यूरिया इसकी क्या, किसके जल अपघटन करवा रहे हैं? H2O। किसकी? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। ध्यान से देखिए, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? अमोनिया प्राप्त हो रहा। तो एक तो NH3A और एक NH3A, मतलब दो एक हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो क्या लिखूँ मैं? 2NH3 प्लस CO और एक ऑक्सीजन ये CO2। क्या बना ये? अमोनिया। समझ में आया? ये क्या बन गया? अमोनिया। तो यहाँ पर एंजाइम के काम है इन रिएक्शंस में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये जो रिएक्शन है आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे बात करते हैं कुछ। आपको ये सारी डेफिनेशन वगैरह ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल एंजाइम उत्प्रेरकों की कुछ अभिक्रियाएं बताते हैं, है ना। कुछ अभिक्रियाएं बताते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइमों की उत्प्रेरक अभिक्रियाएं, एंजाइमों की उत्प्रेरक अभिक्रियाएं, एंजाइमों की उत्प्रेरक अभिक्रियाएं। देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं अपन एंजाइम, एंजाइम। फिर लिखते हैं अपन इनके स्रोत, किस स्रोत से प्राप्त होता है एंजाइम। फिर लिखते हैं अपन उत्प्रेरित अभिक्रिया, उत्प्रेरित अभिक्रिया। देखिएगा, सबसे पहले जो अपनों ने इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में देखी थी, इन्वर्टेड एंजाइम। स्रोत क्या है इसका? यीस्ट। ये इसको खमीर कहते हैं, यीस्ट, या क्या कह सकते हो आप? खमीर कह सकते हो। एक पादप होता है, मार्केट में मिलता है वैसे यीस्ट, आप देख सकते हो। यीस्ट मार्केट में जाके पूछना किराना की दुकान पे कि हमको यीस्ट चाहिए पाव रोटी बनाने के लिए, तो आपको यीस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो यीस्ट या खमीर। उत्प्रेरित अभिक्रिया कौन सी देखी थी? अभी जस्ट देखी थी अपनों ने। क्या हो रहा था? सुक्रोज। सुक्रोज को किस में परिवर्तित कर रहे थे अपन? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित हो रहा था। वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई रिएक्शन? ये इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में। इसी प्रकार से जाइमेस, आप बात करते जाइमेस, यीस्ट या खमीर। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा है? जाम बना रहा था। अपनों ने क्या लिया था? ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज या फ्रक्टोज को क्या किस में परिवर्तित कर रहा था? एथिल एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, एल्कोहल बना रहा था, है ना, एल्कोहल प्लस CO2 बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था। तो मेन अपना टारगेट क्या है? एल्कोहल बनाने के लिए अपन यूज करते हैं जाइमेज एंजाइम का। डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च को माल्टोज में, अपनों ने रिएक्शन देख ली ये वाली, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे किसकी उपस्थिति में? डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर जो है स्रोत, जो है स्रोत होगा इसका माल्ट। इसको कौन सी स्रोत है? माल्ट। और माल्ट कहाँ से मिलेगा आपको? अंकुरित जौ से, अंकुरित जौ से आपको मिलेगा माल्ट। अब बात करें माल्टेज एंजाइम, एक और होता है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम जो है ये भी खमीर से प्राप्त होता है, खमीर। और ये भी कहाँ पे? खमीर या यीस्ट, है ना, खमीर या यीस्ट लिखो, खमीर या यीस्ट से प्राप्त होता है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम का काम क्या था? माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, माल्टेज एंजाइम का काम, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना। इसी प्रकार से यूरिएज, अभी जस्ट देखा यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम क्या कर रहा था? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा था, यूरिया को अमोनिया, अमोनिया बन रहा था, अमोनिया मेन प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस क्या है? CO2 भी निकल रही थी वैसे।
तो यहाँ पर यूरियस एंजाइम कहाँ से मिलता है? यूरियस एंजाइम इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है यूरियस एंजाइम को। अब बात करें टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, इसका क्या काम है? टाइलिन एंजाइम जो है लार से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लार था, सलाइवा, लार से प्राप्त होता है। और टाइलिन एंजाइम का क्या काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? टाइलिन एंजाइम का। इसी प्रकार से पेप्सिन, पेप्सिन स्रोत क्या है? अमाशय रस, है ना, अमाशय रस से प्राप्त होता है कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। और इसका काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को अपघटित करना, प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट होगी, है ना। अमाशय रस का काम है, अमाशय रस में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। इसी प्रकार से लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम का काम है, ये कहाँ से मिलेगा? आत्र रस से। और इसका काम है आत्र रस से वसा को, वसा को तोड़ना, किसमें? वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। तो साथियों ये इतने सारे मैंने आपको एंजाइम बताए। इन्वर्टेज एंजाइम का काम है ये रिएक्शन को प्रोवाइड करना, जाइमेज एंजाइम का ये उत्प्रेरित अभिक्रिया होगी डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये वाली उत्प्रेरित अभिक्रिया होगी माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये। तो यहाँ से जो है ना एक आध क्वेश्चन तो है एग्जाम में बनता ही बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन IIT नीट में बनता है। जो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता ही बनता है, 101% बनता है। जैसे मेरा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि माल्टोज का जब जल अपघटन होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। तो ये आपके माइंड में रहेगा तो आप बता पाओगे ना। सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। समझ में आ रहा ना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, क्या बन रहा है? ग्लूको एल्कोहल प्राप्त हो रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आगे बात करते हैं। फिर मेरे हिसाब से आपको ये जो टॉपिक जो है, ये लेसन जो है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सारी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी। ठीक है, समझिए आराम से। मिटा देता हूँ इसको मैं। अब आगे बात करते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषताएं, है ना। एंजाइम उत्प्रेरकों की विशेषताएं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, ये पहली विशेषता हो गई। तथा रासायनिक रूप से ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम विशिष्ट पदार्थ के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब ये नहीं कि एक ही एंजाइम सभी रिएक्शन के लिए काम में आ जाए। अलग अलग एंजाइम अलग अलग जगह जो है काम में आता है। इन्वर्टेज एंजाइम की जगह जाइमेज की जगह यूरियस की जगह माल्टेज एंजाइम की जगह। तो अलग अलग एंजाइम का काम अलग अलग जगह है। चौथा पॉइंट, एंजाइम एक अनुकूलतम ताप पर कार्य करते हैं, है ना। एंजाइम के लिए एक निश्चित टेम्परेचर के इस टेम्परेचर पर ये अच्छा कार्य करते हैं। एंजाइम एक अनुकूलतम ताप पर कार्य करते हैं
अनुकूलतम तापमान 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पांचवा पॉइंट, एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर कार्य करते हैं। इसका कहने का मतलब कि रिएक्शन का पीएच, जो पीएच की रिक्वायरमेंट रहती है कि इतना इतना पीएच होगा तभी एंजाइम जो है कार्य करेंगे, अदरवाइज एंजाइम का कार्य नहीं करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर पर भी एंजाइम कार्य नहीं करेंगे, कम टेम्परेचर पर भी एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं। एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर कार्य करते हैं। एंजाइम के लिए अनुकूलतम पीएच मान 5 से 7 होता है। कितना होता है? 5 से 7। मतलब 7 से नीचे क्या कहते हैं अपन, एसिडिक की बात करते हैं ना। तो एंजाइम का जो पीएच मान, अनुकूल पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5 से 7 होता है। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब बात करेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि, है ना। एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि, ये विशेषताएं हो गई। एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि, ध्यान से समझिएगा। एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि, तो यहां पर एक इस उत्प्रेरक के लिए जो एक परिकल्पना दी गई, ताला कुंजी जैसी, है ना, ताला कुंजी जैसी परिकल्पना दी गई है। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो है एंजाइम, इसको क्या कह रहा हूं मैं? एंजाइम। और ये है सबस्ट्रेट, है ना, इसको कह रहा हूं सबस्ट्रेट। ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, इससे बन रहा है ये ES। एंजाइम सबस्ट्रेट संकर बन रहा है। आगे जाके देखिएगा ये जो ES है, आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? E+P, ये उत्पाद बन गया। और यहां पे एंजाइम, ये है सक्रियत संकर। देखो एंजाइम की क्रियाविधि देखो, कहते ना कि संगत का असर पड़ता है। तो ये वाला बंदा जो है इसकी संगत में रहा तो इसको पूरा ही चेंज हो गया। ये एस जो है पीवी में चेंज हो गया, मतलब अभिकारक किसमें? उत्पाद में चेंज हो गया। जैसे अपन कहते हैं ना कि ये सबस्ट्रेट है और ये बन रहा है प्रोडक्ट, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एंजाइम इसके साथ में रखा और एक संकर कंपाउंड बन गया, ES बन गया। और आगे जाके क्या होगा? एंजाइम तो वापस निकल गया, इसका चेंज हो गया किसमें? इसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो क्या होगा, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर मैं ये देखूं, ये है, इसको मैंने बोल दिया E। क्या बोल दिया? E। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ताला चाबी, है ना, एक ताला हो गया, एक चाबी होगी। ये है E और ये है सबस्ट्रेट। आगे देखिएगा, समझ में आएगा, मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर देखो फिट हो गया इस जगह आके। ये ES, ये E और ये S, ES संकर बन गया यहाँ पे। आगे जाके देखो वापस अलग हो जाएगा, E अलग हो जाएगा और S का क्या बन जाएगा? आपके P बन जाएगा। S का क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। ये एक तरह से देखिएगा, ये जो है ये अलग हो गया वापस। ये एंजाइम्स, ये अलग हो गया, प्लस ये अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट वापस अलग हो जाएगा। यहाँ पे अलग था ना, ऐसे यहाँ पे बना देते अलग, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आया ना ये? तो इस तरीके से जो है एंजाइम का काम ये है कि एंजाइम के संगत में सबस्ट्रेट रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से आप। ठीक है,
तो एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि एक बार और समझ लेते हैं। ये है एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट के संपर्क में आया तो एंजाइम सबस्ट्रेट संकर बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट जो है सक्रिय संकर है। आगे जाके ये एस जो है निकल गया। अब एस किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। होता क्या है, जो आधुनिक धारणा है उसके अनुसार क्या है कि एंजाइम कोलाइडी पार्टिकल है, तो एंजाइम कोलाइडी पार्टिकल के ऊपर जो पार्टिकल है उनके बीच में कहीं ना कहीं सक्रिय केंद्र है, एक्टिव सेंटर है। जैसे ये एक्टिव सेंटर, इसको कह दिया एक्टिव सेंटर। तो एंजाइम कोलाइडी पार्टिकल के पास में सक्रिय केंद्र है, एक्टिव सेंटर है। उन एक्टिव सेंटर से में कौन आके फिट हो जाता है? जो सबस्ट्रेट रहता है, जो अभिकारक के अणु रहते हैं वो संपर्क में आते हैं, वो संपर्क में आते हैं और इस टाइप से क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट संकर बना लेते हैं। और आगे जाके फिर सक्रिय केंद्र इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये सबस्ट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कौन सी? ताला कुंजी। ये ताला हो गया, ये चाबी होगी। ताला कुंजी परिकल्पना, ताला कुंजी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। तो अब जो है ये जो आप जो लेक्चर है पूरा अपनी बुक्स में देखोगे, समझोगे तो 101% जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। आज अपनों ने एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी। एंजाइम उत्प्रेरक के कई सारे एग्जाम्पल देखे, कहाँ से एंजाइम प्राप्त हो रहे हैं उसके स्रोत की भी टेबल देखी। और अपनों ने लास्ट में एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं देखी। फिर अपन देखी एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि देखी। तो ऐसे करके जो अपना जो है पूरा जो है टॉपिक है ये कम्प्लीटली एंड हो चुका है। ठीक है साथियों, तो ये जो है आप अच्छे से करिएगा और कम्प्लीटली आप इसको याद करिएगा, बुक्स देखिएगा, सहारा लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और व्यवस्थित तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।